आज हम बीपीएससी 56 9 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और ये एग्जाम हेल्ड हुआ था 2015। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुरू में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो अभी के हिसाब से रिलेवेंट नहीं होंगे, लेकिन इससे एक आइडिया मिल सकता है किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च मेंटल हेल्थ पॉलिसी किस दिन लॉन्च किया था? 10th ऑफ अक्टूबर 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च संसद आदर्श ग्राम योजना किस दिन किया था? तो 11th ऑफ अक्टूबर 2015 को यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th मेट्रोपोलिस कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन हैदराबाद इन, तो 11th मेट्रोपोलिस कांग्रेस हैदराबाद में किस कब ऑर्गेनाइज किया गया था? तो अक्टूबर 2014। इन विच एरिया वाज द इंडो यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2014 हेल्ड, तो युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था? तो यहाँ से ये पता चल गया युद्ध अभ्यास किस सीरीज के बीच में होता है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, और ये हुआ था रानीखेत उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following groups of political parties could not win a single seat in the 16th लोकसभा इलेक्शन? कौन सी ऐसी पार्टी थी जो एक सिंगल सीट भी 16th लोकसभा में नहीं जीत पाई थी? तो वो थी डीएमके, आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीएसपी। ये थी जो एक भी सीट्स नहीं जीत पाई। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ऑन 7th October 2014 presented the Lal Bahadur Shastri National Award for Excellence in Public Administration, Academics and Management for the year 2014 to, ये किसको दिया गया? ये दिया गया डॉक्टर एएस पल्लई को। ये क्या है? ये फॉर्मर चीफ कंट्रोलर एंड फाउंडर है ब्रह्मोस एरोस्पेस की, और इन्होंने बहुत ज़्यादा एरोस्पेस के फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ साथ सतीश धवन के साथ। और ये ऑथर भी हैं द पाथ अनएक्सप्लोर्ड के और थॉट फॉर चेंज, और इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 7th नेशनल पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014? तो कौन बने थे उस टाइम? तो अशोक कुमार माथुर बने थे, जस्टिस अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस जेएस वर्मा कमिटीज रिपोर्ट 2013 किस चीज के साथ डील करती है? तो सर्टेन चेंज इन लॉ पर्टेनिंग टू ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के साथ जेएस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम बिहार इन द टू द लोकसभा? तो लोकसभा में 14 है और राज्यसभा में 16 है, और इस 40 में से 5 सीट्स क्या है? एससी के लिए रिजर्व है, शेड्यूल कास्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार, तो ये हो जाएगा छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following has been awarded the Nobel Prize for Literature in 2014? तो लिटरेचर के लिए किसे मिला है? तो लिटरेचर के लिए जो मिला है वो मिला है पैट्रिक मोदियानो को। किसे मिला है? पैट्रिक मोदियानो को मिला है। और अगर बात किया जाए 2014 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज 2024 में किसे मिला है? ये मिला है हान कांग को। तो हांग कांग को, हांग कांग को, हांग कांग, हांग कांग को मिला। इसी तरीके से गैरी रुकवन को मेडिकल में मिला है, और एम्ब्रोस को मिला है साथ में। किस चीज़ के लिए? तो एमआरएनए पर काम करने के लिए उन्हें मिला है कि किस तरीके से उसमें एमआरएनए में चीज़ें क्या है ट्रांसमिट होती है और क्या है, पे उन्होंने रिसर्च किया था एमआरएनए पर, इसलिए उन्हें मिला था गैरी रुकवन को और एम्ब्रोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इज द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन? इसका नाम है स्वीडन। स्वीडन ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था। और अभी के लिए आप देख लेंगे अभी कौन कौन कंट्रीज ने क्या है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसराइल और पैलेस्टीन का। Which of the following countries has decided in January 2014 to make military service compulsory for its adult males?
इसका आंसर है यूएई। यूएई ने कर दिया था 2014 में। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल आप जान लें, प्योंगयांग है। यूएई की अबू धाबी है। बहुत से लोगों को लगता है दुबई, तो दुबई नहीं, अबू धाबी है। इसराइल की जो कैपिटल है जेरूसलम है। और टर्की की जो कैपिटल है वो अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 की क्या थीम थी? तो ये थी फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following have figured in Time magazine list of 25 most influential teens of 2014? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम, सब थी। मलाला यूसुफजाई भी थी, और केंद्रा एंड किली जीनर और मालिया और साशा ओबामा, सब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवंथ ब्रिक्स समिट इज proposed to be held in 2015 at। सेवंथ ब्रिक्स समिट 2015 का कहाँ हेल्ड हुआ था? तो ये हुआ था उफा, रसिया में। और अभी 2024 का हुआ है, वो कहाँ हुआ? कजान में हुआ, रशिया में। कजान में, रसिया में हुआ है। कजान, रसिया। और 2025 का कहाँ होगा? तो ये ब्राजील में होगा। कहाँ होगा? ब्राजील में। ये ब्राजील में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो 3 दिसंबर को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एसोसिएटेड विद, ये है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in October 2014 India has been rechecked for 3 years as a member to। तो ये किस चीज के लिए रीचेक किया गया है? तो ये किया गया आपका USECOSOC, ठीक है, इसके लिए इसे नियुक्त किया गया है। और इसका फुल फॉर्म है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन एंड वेनेजुएला were elected as non-permanent member on 16th October 2014 to serve in, किस चीज में सर्व करने के लिए? तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के लिए सर्व करने के लिए इन्हें सिलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following countries won the highest number of gold medals at the Winter Olympics held in सोची in February 2014? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रशिया। अभी के हिसाब से आप देख लेंगे, पैरा ओलंपिक्स में और ओलंपिक्स में। अगर बात किया जाए पेरिस ओलंपिक्स की, मेन ओलंपिक्स की, तो उसमें एक नंबर पे यूएसए था, दूसरे नंबर पे चाइना था, और तीसरे नंबर पे था जापान। यूएसए ने कितने मेडल जीते टोटल? यूएसए का याद रखेंगे 126 मेडल, इसमें 40 गोल्ड थे। साथ में क्वेश्चन आता है कि पैरा ओलंपिक्स में कितने आए? पैरा में कितने आए? इसमें याद रखेंगे, पैरा ओलंपिक्स में एक नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन है, और तीसरे नंबर पे यूएसए है। चाइना ने यहाँ कितने लिए हैं? 220 लिए हैं। 220 याद रखेंगे। साथ में इंडिया का पोजीशन याद रखेंगे, इंडिया की जो पोजीशन आई है वो 18th रैंक है। और साथ में इंडिया ने जो मेडल जीते हैं वो जीते हैं 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 29। 18th रैंक और 29 मेडल्स। साथ में अगर बात की जाए कि कितने जीते हैं ओलंपिक्स में, इंडिया के क्या रैंक है? इंडिया का 71st रैंक है, याद रखेंगे, मेन ओलंपिक्स की बात की जाए। और मेडल्स जो जीते हैं, गोल्ड एक भी नहीं, सिल्वर एक, और 6 आए हैं ब्रॉन्ज। सिल्वर किसने जितवाया है? सिल्वर
आपके जितवाया है जेवलिन थ्रोअर। तो नीरज चोपड़ा ने आपको सिल्वर, यहाँ पर सिल्वर एक ही आया इंडिया को ओलंपिक्स में, और वो जिताया है नीरज चोपड़ा ने। इससे पहले इन्हें गोल्ड मिला था, लेकिन इस बार गोल्ड किसे मिला है? इस बार मिल गया है गोल्ड पाकिस्तान के अरशद नदीम को। और 6 ब्रोंज मिला है। और ब्रोंज किन्हें किन्हें मिला है? तो एक ब्रोंज तो इंडियन हॉकी टीम को मिली है, साथ में कौशले को मिला है, उसके बाद मनु भाकर को मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल में। और साथ में एक ज्वाइंट में मिला है मनु भाकर और सरबजोत सिंह को। और साथ में मिला है स्वप्निल कौशले हो गया। साथ में आपके मिला है, और यहाँ पर 6 नहीं 5 ही जीता है, तो उनके फर्स्ट रैंक पर है। टोटल 6 जीते हैं, 1 और 5, टोटल कितने हैं? 6। तो यहाँ पर मनु भाकर सरबजोत सिंह, मनु भाकर, और उसके बाद हॉकी टीम स्वप्निल कौशले और अमरजोत। ये है आपके अमन को मिला, एक अमन को मिला। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Who among the following cricket all-rounders cracked the fastest century in one-day international cricket history in January 2014? तो इसका आंसर था कोरी एंडरसन। कोरी एंडरसन ने ऐसा किया था। और उन्हें लगे थे 36 बॉल, लेकिन अभी लेटेस्ट जो है वो है एबी डिविलियर्स का 31 बॉल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द विनर ऑफ द चैंपियंस लीग T20 2014? तो चैंपियंस लीग 2014 किसने जीता था? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन द 17th एशियन गेम्स 2014? तो उस टाइम था ये 8th। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गोल्ड मेडल विनर इन 17th एशियन गेम मेन फ्री स्टाइल 55 केजी रेसलिंग? ये था योगेश्वर दत्त। Which country achieved the first position in the 20th Commonwealth Games? तो इसका आंसर है इंडिया। Who won her first Grand Slam Australian Open Tennis Competition 2014 वुमेन सिंगल्स में? तो ये जीती है ली ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनर ऑफ द सैफ टूर्नामेंट 2013 वाज? तो ये था अफगानिस्तान। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप के विनर थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स? तो ये दिया जाता है अर्जुना अवार्ड। तो इसमें कैश प्राइज होता है 15 लाख का, एक ब्रॉन्ज स्टैचू होता है अर्जुना का, और एक स्क्रॉल ऑफ ऑनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following was not associated with the excavation of Harappa and Mohenjo-daro? तो कौन हड़प्पा और मोहनजोदारो के एक्सकेवेशन के साथ नहीं रिलेटेड है? तो ये है वीए स्मिथ। तो वीए स्मिथ क्या है? नहीं। हड़प्पा की आप जानते हैं, हड़प्पा के साथ एसोसिएटेड थे दयाराम साहनी 1921। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो के राखलदास बनर्जी, सोनूदारो के एनजी मजूमदार, लोथल के एसआर राव, कालीबंगा के बीबी लाल, धोलावीरा के जेपी जोशी, और तुर्कोतादा के जेपी जोशी। ये आयरलैंड के हिस्टोरियन हैं। बीएस में आगे चलते हैं। गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सेरेमन एट, कहाँ दिया था उन्होंने? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है। और इन्हें इनलाइटमेंट कहाँ मिला था? तो बोध गया में मिला था। इनलाइटमेंट की बात की जाए तो बोध गया, विलेज ऑफ सारनाथ नियर सिटी ऑफ बनारस में दिया था इन्होंने। और इसी को क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, टर्निंग ऑफ लॉ कहा जाता है। और इनकी डेथ क्या है? 80 साल की उम्र में, 483 BCE में हुआ था। 483
483 BCE में हुआ था, 30 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो डेथ हुआ था उसका जगह क्या था? कुशीनगर। कुशीनगर। और इस इवेंट को किस चीज से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से इस चीज को जाना जाता है। तो एक यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि बर्थ कहाँ हुआ था, किस प्लेस पे हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में, जो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी में हुआ था बर्थ, लुम्बिनी। Who is called the Napoleon of ancient India? नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त सन थे चंद्रगुप्ता वन के और कुमारा देवी के। और इन्हें ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड कहा जाता है, जो 380 एडी तक रहे थे। और इनको इंडियन नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए थे। यानी ये क्या है? अपना व्यापक सैन्य विजय के लिए इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों को जीता था, इसलिए इन्हें नेपोलियन कहा जाता है। एंशिएंट इंडिया के नेपोलियन इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड ड्यूरिंग द हर्षवर्धना रूल? तो हर्षवर्धना रूल के टाइम कौन आए थे? तो वेन सांग आए थे। कौन आए थे? वेन सांग आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ढाई दिन का झोपड़ा? तो ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? मॉस्क है, और ये कहाँ है? आगरा में। ये ये अजमेर में। और इसे कौन बनाया था? मोहम्मद गौरी ने बनाया था। मोहम्मद गौरी ने ये ढाई दिन का झोपड़ा बनाया था। उन्होंने कहा था कि 60 घंटे के अंदर ये बन जाना चाहिए। और इसके बाद जो वर्कर्स थे उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत किया, और जिससे कि सुल्तान क्या है? नमाज पढ़ पाया। और पृथ्वीराज चौहान थ्री को हराने के बाद मोहम्मद गौरी क्या है? जब अजमेर से जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को देखा, तो इसीलिए उन्होंने एक स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको कहा कि आप एक मस्जिद बनाए जिससे कि वो नमाज पढ़ सके। और सुल्तान ने ये भी कहा कि वो क्या है? 2.5 दिन में बन जाना चाहिए, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा ढाई दिन का झोपड़ा। मोहम्मद गौरी ने ये बनवाया था। और मोहम्मद गौरी ने क्या है? 1192 में क्या है? 1191 और 1192 दो लड़ाई हुई थी। पहले में जीत जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, और दूसरे में 92 वाले में जीत जाते हैं मोहम्मद गौरी। दूसरे बारे में मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच लैंग्वेज वाज सुजुकी बाबुरी रिटन? तो सुजुकी बाबुरी किस लैंग्वेज में लिखा गया? तो आप ऑप्शन है इसमें, पर्शियन है, अरबिक है, इस है, या फिर उर्दू है। तो बाबर जो सबसे पहले आए थे, और इन्होंने रेन जो किया, राज किया, वो 1526 से 1530 किया। और ये लिखा गया था टर्किश लैंग्वेज में। और बाद में इसे क्या है? पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया बाबरनामा के नाम से, मिर्जा अब्दुल रहीम के द्वारा। सुजुकी बाबुरी में फेथफुल डिस्क्रिप्शन मिलता है वर्ल्ड के बारे में, जिसमें बाबर रहे थे। और ये क्या? ऑटोबायोग्राफी है। सुजुकी बाबुरी क्या है? ऑटोबायोग्राफी है बाबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाट? कमांडर कौन थे राणा प्रताप के आर्मी के बैटल ऑफ हल्दी घाटी में? तो ये थे हकीम खान। हकीम खान थे क्या है? कमांडर। बैटल ऑफ हल्दी घाटी क्या है? जो फाउट किया गया था 18 जून 1576 को राणा ऑफ मेवाड़, महाराणा प्रताप और मुगल एम्पायर अकबर फोर्सेस के बीच में। और जिसको लीड किया था
आंसरिंग वन ऑफ एम्बर। और इसमें क्या है, डिफीट हो जाता है मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का। और के बाद क्या है, अकबर के साथ, अकबर क्या है हमें, अकबर की इसमें जीत हो जाती है अकबर फोर्सेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल ऑफ शिवाजी कहाँ था? तो ये था रायगढ़ में। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या है, ग्रेट मराठा रूलर थे और उनका जन्म क्या है, 19 फरवरी 1630 को होता है। 19 फेब 1630 को होता है। कहाँ होता है? ये होता है शिवनेरी फोर्ट, पुणे डिस्ट्रिक्ट में। इनको एक्सीलेंट ट्रेनिंग दिया गया था मिलिट्री वारफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन में। पहली बार इनका विवाह क्या है, होता है 1640 में साई बाई के साथ। और शुरू से ही क्या है, इनको मिलिट्री की तरफ बहुत आकर्षण था। और इनको कंट्रोल मिल जाता है करुणा फोर्ट का, जो बीजापुर के अंदर आता है। और इन्होंने कोंडाना फोर्ट को भी एक्वायर किया था। और ये दोनों फोर्ट क्या है, आदिल शाह बीजापुर के अंदर थे। इसके बाद जो आदिल शाह थे, इन्होंने क्या, शिवाजी को इम्प्रिजन कर दिया था टू कंटेन शिवाजी। और कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा मिलता है कि शिवाजी ने क्या, सरेंडर कर दिया था इन फोर्ट्स को टू गेट हिज फादर रिलीज, जिससे क्या उनके फादर को छोड़ दिया जाए। शिवाजी की मृत्यु क्या है 1664-65 में हो जाती है एक एक्सीडेंट में। इसके बाद शिवाजी रिज्यूम्ड हिज राइट्स एंड एक्सटेंडेड हिज टेरिटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द रेगुलेटिंग एक्ट पास? तो ये साल था 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था, जब रेगुलेटिंग एक्ट क्या है पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जिससे कि टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को, मेजरली जो बंगाल में है उसको क्या है कंट्रोल किया जा सके। ये एक्ट जो पास किया गया था, मिस गवर्नमेंट हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद से सिचुएशन ऑफ बैंक्रप्सी आ गई थी, यानी दिवालिया होने पर आ गया था। और इसके लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा था कंपनी के अफेयर्स में। जो एक्ट था ये प्रोवाइड किया था अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल along with 4 काउंसिल्स इन द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम कैलकाटा, jointly called the गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो ये गवर्नर जनरल के साथ 4 काउंसिलर्स को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। और इसके हिसाब से वायन हास्टिंग को अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। और सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था फोर्ट विलियम कलकत्ता में। सर एलिजा एम्पे जो थे पहले चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? तो 1857 में कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी had called non cooperation movement as a Himalayan blunder? कब कहा था? चौरी चौरा कांड के बाद कहा था। और चौरी चौरा कांड चौरी चौरा कांड कब होता है? तो 1922 में, 4 फरवरी 1922 में होता है। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये चीज होता है। इसमें एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है। और इसके बाद कॉल ऑफ कर देते हैं महात्मा गांधी इस पूरे आंदोलन को, जिसमें 22 पुलिसमैन क्या है मारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मूवमेंट स्टार्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द
was the first Indian woman president of the Indian National Congress? तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू क्या फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। ये कब बनती है? ये बनती है 1925 में। ये 1925 में बनती है और 1933 में बनती है एक और वुमेन नीली सेन गुप्ता, और इससे पहले रहती है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, और वो कब रहती है? तो वो रहती है, एनी बेसेंट कब रहती है? 1917 में रहती है। तो सब में डिफरेंस अगर आप देखेंगे आपको 8 का डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम मैडम कामा ने कहाँ पर होस्ट किया था ट्रिकलर फ्लैग इन 1907? तो ये आंसर है स्टैट स्टटगार्ट। और ये कहाँ पड़ता है? तो स्टटगार्ट जो है वो पड़ता है आपका जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था कुमार गुप्ता ने 5th सेंचुरी एडी में, और 12th सेंचुरी एडी में बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस बिहार गांधी जी है फर्स्ट सत्याग्रह? तो इसका आंसर होगा चंपारण में, और ये चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट होता है। ये किस चीज के लिए सत्याग्रह था? तो ये था 3 कट्ठिया सिस्टम के लिए, जिसमें से 3 कट्ठे में जो फार्मर्स थे उन्हें इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी आउट ऑफ इट्स 1 बीघा, जिसमें 20 कट्ठे होते हैं। ऑथर ऑफ इंडिका कौन है? मेगास्थनीज है। और किसके एम्बेसडर ये थे? तो सेकुलस निकेटर के थे, सेकुलस निकेटर के थे। और किसके कोर्ट में आए थे मेगास्थनीज? तो ये आए थे चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में। और किस चीज के बारे में डिटेल्स देते हैं? ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देते हैं। और किस तरीके से कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा और उसका एडमिनिस्ट्रेशन काम करता था, उस चीज के बारे में ये देते हैं। सिख गुरु जो बॉर्न हुए थे पटना में, का नाम है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई विच नेम इज जय प्रकाश नारायण कॉल्ड? तो इन्हें कहा जाता है लोकनायक। लोकनायक से पहले क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1922? तो इसका आंसर होगा चितरंजन दास। और इसी के बाद 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर बनाते हैं एक पार्टी जिसका नाम होता है स्वराज दल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, कौन से नेम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था? तो लोकनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किस देश के पास है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा के पास सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन, कनाडा के पास है 3,56,000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन। इसके बाद है नॉर्वे के पास। प्राइम मिनिस्टर इसके कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो है। और इसका एरिया जो है वो है तो 99,84,670 किलोमीटर स्क्वायर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अल्मुनियम कौन है वर्ल्ड में? तो इसका आंसर है चाइना। यहाँ पर क्या होगा? इसका चाइना होगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है एल्युमिनियम का? चाइना। चाइना डिवाइडेड है 23 प्रोविंसेस में, और कैपिटल है इसका बीजिंग, और प्रेसिडेंट है इसके शी जिनपिंग, और करेंसी है इसकी
रेन मिनबी। The Pennines, Europe, the Appalachians, America and the Aravallis, India are example of ये किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? ये ओल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी और रिवर को मैच करना। सिटी और रिवर में पेरिस क्या है? पेरिस के लिए जो रिवर है वो है सीन। और वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन का है पोटोमैक। बुडापेस्ट का है ड्यून्यूब, डेन्यूब। और रोटरडैम का है राइन, रॉटरडैम का राइन। पेरिस का आपको याद रखना है सीन। और वाशिंगटन का है पोटोमैक। तो बी का वन एक ही जगह है, यही हो जाएगा। वाशिंगटन का क्या है? पोटोमैक। लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर कौन है? तो लंदन है। और ये क्या अमोंग ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रेट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आता है लंदन। इस नदी के किनारे है तो रिवर थेमस के किनारे है। रिवर थेमस के किनारे है ये। लंदन कहाँ है? रिवर थेमस के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल? कौन सा बे ऑफ बंगाल में जाएगा? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये जाएगा। और साथ में महानदी कृष्णा और कावेरी। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल में क्या है? ये चीज ड्रेन करेंगे अपने वाटर को। आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज? ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड कौन सा है? तो ये है डिगबोई, असम। ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरी एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग रिफाइनरीज वर्ल्ड में भी है। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में ये है। वैसे गंगोत्री ऑफ द इंडियन हाइड्रोकार्बन सेक्टर भी कहा जाता है। इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है असम एज ए स्टेट। और यहाँ पर अगर स्पिल होता है क्यूरेट क्रूड ऑयल या प्रोसेस्ड ऑयल का रिवर बॉडीज में तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही क्या है? हानिकारक है। इसके अलावा हाई मुंबई हाई ऑयल फील्ड जो है मुंबई हाई में है। इसे मुंबई हाई कहा जाता है। ये क्या है? मुंबई में है और लोकेटेड है अरेबियन सी में। और अंकलेश्वर ऑयल फील्ड जो है गल्फ ऑफ कैम्बे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन इंडिया यारलुंग ज़ैंगबो रिवर इज नोन एज? ब्रह्मपुत्रा के नाम से हम जानते हैं यारलुंग ज़ैंगो रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट स्टेशन? तो ड्राइएस्ट जो है वो लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी? तो हरियाणा ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन गुड़गांव। The forest area in India per person in average hectare is 0.29. Which of the following state has agriculture area less than 60%? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल के पास। नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? तो इसका आंसर है कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर? तो ये फेमस है सीमेंट के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच स्क्वायर मीटर फॉरेस्ट एरिया इज देयर इन बिहार? बिहार में जो है वो है लगभग, ऑप्शन क्या है इसमें रॉन्ग है, ऑप्शंस रॉन्ग है। अभी कितना 7.1% है, और ये 7.1% जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 7.1% जो है वो लगभग आपका 7,000 किलोमीटर के लगभग आता है, 7,000 किलोमीटर स्क्वायर। सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फाइव 7,305 किलोमीटर स्क्वायर। Which states of India most richly in renowned with iron ore? तो आयरन ओर के साथ है जो वो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। व्हाट इज चिफली फाउंड एट झरिया इन झारखंड? तो ये है कोल। और यहाँ पर ही क्या कहा जाता है कि ओपन फायर होता है कोल का, अंडरग्राउंड फायरिंग क्या है इसमें होते रहता है, यानी नीचे में क्या है, कोयले के खदानों में क्या आग लगना शुरू हो चुका है। और अंडरग्राउंड फायर्स के लिए भी ये जाना जाता है, सिंस 1916 से ही क्या है यहाँ अंडरग्राउंड फायर्स चल रहे हैं। और ये अब क्या धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, और ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसमें जो गैस स्पिल्स है या केविन्स है, इसकी वजह से थ्रेट है रेल ट्रांसपोर्ट को भी। Which of the following town is located ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार? ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार में कौन सा टाउन क्या है लोकेटेड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिया, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार, ईस्टर्न मोस्ट में है आपका कटिहार। या तो किशनगंज रहता तो वो होता, नहीं है तो ये होगा। क्यों? क्योंकि मैप से देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ईस्टर्न मोस्ट किशनगंज है सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर कटिहार है। किशनगंज ऑप्शन में नहीं है तो कटिहार होगा। पूर्णिया थोड़ा सा इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन बिहार? तो इसका आंसर है अनुपम लेक, क्या है बिहार में है। और ये कहाँ सिचुएटेड है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर में, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भभुआ, अनुपम लेक। और ये लार्जेस्ट सेंचुरी भी है स्टेट का। सांबर लेक कहाँ है? तो राजस्थान जयपुर में है। सुखना लेक चंडीगढ़ में है। कमला लेक क्या है? कामा लेक क्या है? रसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय? तो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम क्या है? बलवंत राय मेहता ने कहा था कि हमें 3 टियर सिस्टम बनाना चाहिए। क्या है? 3 टियर सिस्टम हमें बनाना चाहिए। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, वहीं पर अशोक मेहता जो थे वो कहे थे कि 2 टियर सिस्टम हमें बनाना चाहिए, एक जिला परिषद और एक मंडल पंचायत। और हमें पता है पंचायती राज कब आता है? पंचायती राज जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आता है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल adopted in India in mid 50s aimed at?
किस चीज़ पे एम किया था कि सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्रीज विच वर कैपिटल इंटेंसिव होंगे जो। अब इसके बाद हमें मैच करना है। सबसे पहले हम देख लेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है वो कब आया था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक क्या है 1982। 1955 में क्या आया था तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट आया था। और 1964 में आया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और 1987 में आया था बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ से हमें मिल जाएगा बी का 2 और डी का 4। बी का 2 और डी का 4 के साथ आपको ए का 3 चाहिए तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें इसे मैच करना है कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो सबसे पहले ओपन जनरल लाइसेंस किस चीज़ के लिए दिया गया, एक्सटर्नल ट्रेड के लिए दिया गया। ट्राइसेम जो था आपका, ट्राइसेम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। होलसेल प्राइस क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड है। लाइसेंस था आपका ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओपन जनरल लाइसेंस था वन टाइम एक्सपोर्ट लाइसेंस। और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स के लिए होता है। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, एक इम्पोर्टेंट टूल है मॉनेटरी पॉलिसी में। मॉनेटरी पॉलिसी a process of regulating the supply of money in the economy by the monetary authority of the country. Specific CRR is provided to each commercial bank in India by the RBI. The Reserve Bank of India is authorized to make monetary policy under the Reserve Bank of India Act 1934 and can get the cash reserve ratio between 3% and 15%. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की फाइनेंस मिनिस्ट्री। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट ऑफ, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2011-12 में। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट पेमेंट इज एन आइटम ऑफ, इंटरेस्ट पेमेंट जो है आइटम है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या है, ये आइटम है। क्योंकि जो आप इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं वो उससे आपका कैपिटल नहीं बन रहा होता, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो चीज़ें आती है जिससे आपका कैपिटल बनता है, लॉन्ग टर्म में आपको पैसा मिलता है। लेकिन इंटरेस्ट पेमेंट से आपका कैपिटल नहीं बन रहा होता, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। SDI रैंक ऑफ इंडिया एज पर द SDR 2014 में, तो उस टाइम 135 था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आप देख लेंगे। और consider the following consumer price indexes। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, रूरल लेबरर्स और साथ में है कंज्यूमर प्राइस फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। तो इसमें से कौन सा है जो कंपाइल्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। कंज्यूमर प्राइसेस फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, तो ये हो जाएगा 4 ओनली। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय कंपाइल किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ के द्वारा। तो इसलिए ऑप्शन 4 क्या करेक्ट होगा। साथ में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO मर्ज किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सीएसओ के साथ टू फॉर्म द NSO, जिससे NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बनता है। 23 मई 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव कर देता है मर्जर ऑफ NSSO और CSO, जिससे बनता है NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस फॉर्मरली जिसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था, वो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया में
जो कंडक्ट करता था पीरियोडिक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यूज किया करता था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंडिया गवर्नमेंट के अंदर 2019 तक। 23 मई 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने एनएसओ बना दिया। गवर्नमेंट स्टेट करता है कि एनएसओ हेड किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स इन इंडिया कितना था? तो 30.72 मिलियन टन था। इंडिया अर्न करता है मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्ट ऑफ, तो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन करेंसी विच हैज ए टेंडेंसी टू क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड, तो हॉट करेंसी कहा जाता है उसे। फिर क्या कहा जाता है? हॉट करेंसी। द करेंसी विच हैज टेंडेंसी टू क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड हॉट करेंसी। ये टर्म है फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट के लिए, जिसमें टेम्पोररी नेम दिया जाता है एनी हार्ड करेंसी को। इफ एनी हार्ड करेंसी इज एक्साइटिंग इन एनी इकोनॉमी एट द फास्ट पेस फॉर द टाइम, द हार्ड करेंसी इज सेड टू बी हॉट करेंसी। उस हार्ड करेंसी को क्या हॉट करेंसी कहा जाएगा? इससे एक्साइट हो रहा है कोई भी इकोनॉमी बहुत जल्दी तरीके से। सॉफ्ट करेंसी क्या होता है? इट इज ए करेंसी दैट इज इजीली अवेलेबल इन एन इकोनॉमी इन इट्स फॉरेक्स मार्केट। जो चीज इजीली अवेलेबल है वो सॉफ्ट करेंसी है। फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी इज द सॉफ्ट करेंसी इन द इंडियन फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि ये क्या इजीली अवेलेबल है, तो ये सॉफ्ट करेंसी हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या हॉट करेंसी, क्विक माइग्रेशन करता है। नोट इंक्लूडेड इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, तो ऑयल सीड्स नहीं है। साथ में एडहॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम ऑफ मीटिंग बजट डेफिसिट इन इंडिया वाज एबोलिश्ड ऑन, ये कब एबोलिश किया जाता है? एडहॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम ऑफ मीटिंग बजट डेफिसिट इन इंडिया एबोलिश किया जाता है 31 मार्च 1997 को। नेक्स्ट है आर एन मल्होत्रा कमेटी किस चीज से एसोसिएटेड है? तो इंश्योरेंस सेक्टर से आर एन मल्होत्रा एसोसिएटेड। इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म के लिए बनाया गया था ये 1993 में, आर एन मल्होत्रा कमेटी 1993 में ये बनाया गया था, और 1994 में ये रिपोर्ट सबमिट करता है। और इसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड किया जाता है इंश्योरेंस सेक्टर में। फॉरेन कंपनी को अलाउ किया जाता है कि वो इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट वेंचर इंडियन पार्टनर के साथ। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एन ऑटोनोमस बॉडी टू रेगुलेट एंड डेवलप द इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सर्विस टैक्स इन इंडिया was introduced in the year 1994 to 1995 में सर्विस टैक्स क्या है इंट्रोड्यूस किया जाता है। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द रूपी इम्प्लाइज, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द रूपी क्या इम्प्लाई करता है? साथ में आप ये देख लेंगे जीएसटी जो है इंट्रोड्यूस किस साल किया जाता है? जीएसटी इंट्रोड्यूस किया जाता है 2017 में, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना था वो है कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द रूपी इम्प्लाइज क्या करता है? फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर मेजर करेंसी एंड वाइस वर्सा। तो रूपी को आप दूसरे करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हैं, साथ ही दूसरे करेंसी को रूपी में कन्वर्ट करा सकते हैं। फॉलोइंग इंपोर्टेंट सोर्सेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द कैपिटल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कौन कौन से हैं सोर्सेज? तो सबसे ज्यादा किससे आता है? तो सबसे ज्यादा आता है आपका कॉरपोरेशन से, तो कॉरपोरेट, फिर टैक्सेस अदर देन इनकम टैक्स, इसके बाद फिर क्या आता है आपका? इसके बाद आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, फिर कस्टम्स। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of the following is the prescribed investment limit for medium enterprises in the manufacturing sector as per the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006 के हिसाब से मीडियम के लिए था 5 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़। अपडेटेड जो है डेफिनेशन वो आप देख लेंगे। माइक्रो के लिए कितना है, माइक्रो के लिए आपका है इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होना चाहिए और क्या टर्नओवर 5 करोड़ से क्या है कम होना चाहिए। और स्मॉल के लिए 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से कम। और मीडियम के लिए क्या है 50 करोड़ से तक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए अप टू और 250 करोड़ तक टर्नओवर होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। स्मॉल के लिए कहा जाएगा तो इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़। तो 550 250 तो ये याद रहेगा 10 एंड द 5 550 250 और 110 50 ये याद रखना आपको। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 10 टाइम्स मल्टीप्लाइड है दोनों और नीचे में दोनों 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर द फर्स्ट बर्थडे आउट ऑफ एवरी 1000 लाइफ बर्थ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ट्रेड बैलेंस फेवरेबल टू इंडिया। तो ये है 72 73 और 76 77 में ट्रेड बैलेंस क्या है फेवरेबल था इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग एग्रीमेंट्स जो है विच करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको देना है। इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो 4123 4123। सबसे पहले साउथ एशियन ट्रेड एग्रीमेंट होता है। सबसे पहले क्या है साउथ एशियन ट्रेड एग्रीमेंट होता है 1991 में। साथ में इसके बाद होता है आपका इंडियन श्रीलंका 1998 में। उसके बाद आपका आता है साफ्ता, ये 2000 जो आपका रहता है इंडियन श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये कब आता है, ये आता है आपका 1998 में साइन किया जाता है 1998 में, ये 91 में। और ये क्या है साफ्ता क्या है 2006 में आता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है ये 2005 में आता है। इस जून 2005 में सेसा साइन किया जाता है। ये फोर्स में आता है 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेंगे 92 वाले को। During which year was the annual average growth rate at constant prices of agriculture and allied sector नेगेटिव हो जाता है 2002-2003 में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वर्षा बीमा रेनफॉल इंश्योरेंस स्कीम इज मैनेज बाय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ये सही है। साथ में स्कीम इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग 2007 साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, तो ये 2004 में स्टार्ट हुआ, वन ओनली हो जाएगा। Consider the following statement. Bank rate is the rate of interest which RBI charges its clients on their short-term borrowing, or repo rate is the rate of interest which RBI charges its clients on their long-term borrowing. तो ये क्या है आपका दोनों गलत है। रेपो है शॉर्ट के लिए और ये है बैंक रेट लॉन्ग के लिए, तो नाइदर वन नॉट टू हो जाएगा।
फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो है इंडिया में कंसिस्ट किस किस चीज़ों को करता है? तो ऑल ऑफ द above, lowering down the CRR and SLR, entry of private firm in the insurance sector, deregulation of rate of interest. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण, तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है भारत निर्माण का? तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है? तो 26 है रूरल के लिए और 32 है अर्बन के लिए, तो 2 and 3 स्कीम्स के बारे में आपको देखना है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लॉन्चिंग ऑफ दिस स्कीम्स आपको देखना है। तो इनका लॉन्च जो है 2431 इसका हो जाएगा। इस तरीके से 2 होगा। तो ट्राइसेम जो है वो आपका स्टार्ट होता है 1979 में। इसका फुल फॉर्म है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 1979 में। इसके बाद आपका आता है RLEGP 83 में, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसके बाद आपका आता है JRY 1989 में, जवाहर रोजगार योजना। ये क्या था? नेशनल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था, जो जिसका जनरल ऑब्जेक्टिव था 90 to 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट पर पर्सन को देना। इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, वो 1993 में लॉन्च होता है। और जो ब्लॉक सिलेक्टेड किए जाते हैं इसमें वो ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं, डेजर्ट एरियाज होते हैं और ट्राइबल एरियाज और हिली एरियाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी कब आती है? आपको इनको मैच करना है। नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 में आती है। मैरीन फिशिंग पॉलिसी जो आती है वो आती है 2004 में। न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2014 में आता है। सेवन फाइनेंस कमीशन जो है वो आता है 1978। पागल पंथ को कौन खोजते हैं? तो करम साहब खोजते हैं। ये क्या है? करीम शाह खोजते हैं, बंगाल में, शेरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में, माइमेन सिंह और शेरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये पीजेंट रिविलियन चलाते हैं। फराजीज कौन थे? तो ये थे फॉलोअर ऑफ हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन फॉर द रामोसी अपराइजिंग वार, रामोसी अपराइजिंग के लिए ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या था? तो वो था वेस्टर्न घाट्स। और रामोसी जो है ये लोअर रैंक ऑफ मराठा आर्मी और पुलिस में काम करते थे और रिवॉल्ट कर देते हैं सतारा में 1822 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ चित्तूर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वगैरह अपराइजिंग कहाँ होता है? ये बड़ौदा में होता है। वगैरह जो है कैरी करते हैं इन रोड्स इनटू द ब्रिटिश टेरिटरी ड्यूरिंग 1818 और 1819। अपराइजिंग एंडेड होता है पीस ट्रेटी के साथ, जिसमें नवंबर 1820 में ये पीस ट्रेटी साइन की जाती है। विदेशी शासन के खिलाफ आक्रोश के अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थित जो बड़ौदा के गायकवाड़ के उपकर्षण ने वगैरह प्रमुख को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मीडिया इन इंडिया एक्ट्स वर पास्ड इन। तो 1835, 1867, 1878 और 1908। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? 1878 में आता है। ये क्या? बेटर कंट्रोल ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एंड इफेक्टिवली पनिश प्रेस किया जाता था जो सेडिटियस राइटिंग करते थे, यानी ऐसी चीज जो खिलाफ हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और उसके बाद न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908 में आता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सबसे पहले कौन आता है? 1835 में आता है प्रेस एक्ट लॉर्ड मेटकाल्फे के द्वारा, और यही अर्लियर रिस्ट्रिक्शन लगाता। The process of split in the Congress in the early years of the 12th century began over सब चीज़ों पर था। स्ट्रेटजीज जो थी, उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, पार्टिसिपेशन जो था, सब चीज़ों की वजह से ये हुआ। और स्प्लिट कब होता है? सूरत में हो जाता है 1907 में। 26 दिसंबर 1907 में स्प्लिट हो जाता है। और 1907 में आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन रहते हैं? तो राश बिहारी घोष रहते हैं। कौन रहते हैं? राश बिहारी घोष। राश बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, New Lamp for Old was a series of articles 1893 to 94 that criticized the Congress for being out of touch with the proletariat 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 के साथ वो थे। तो ये किसने कहा था? ये कहा था अरबिंदो घोष ने। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पब्लिश किया गया था श्री अरबिंदो घोष के द्वारा। और इसके अलावा इनका मेजर वर्क्स जो था वो था लाइफ डिवाइन, Savitri, a legend and symbol, the ideal of human unity, human cycle, synthesis of yoga. Next question है, fill in the blanks. Nehru report was drafted by a committee headed by Motilal Nehru. मोतीलाल नेहरू। और सब्जेक्ट इसका था कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन इंडिया। सी हो जाएगा। What was the common relationship between Catherine Mayo, Huxley, Aldous Huxley, Charles Andrews, and William Digby? ये था wrote commentaries on the condition of India during British rule. चार्ल्स एंड्रयूज क्या है? एक सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया था और बेस्ट फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी थे। गांधी जी इनको क्या के नाम से क्या बुलाते थे? दीन बंधु, फ्रेंड ऑफ द पुअर। He penned the following lines. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लिखना था बिस्मिल अजीमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who raised the demand of complete independence for the first time in 1921? 1921 में फर्स्ट टाइम जो है वो कहते हैं मौलाना हसरत मोहानी। 1921 में क्या है? मौलाना हसरत मोहानी पहली बार क्या है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। Identify the years those are closest to founding of the Communist Party of India and the RSS respectively. तो 1925 और 1925 दोनों साथ में होता है। Swami Sahajanand Saraswati formed the All India United Kisan Sabha with the demand for the nationalization of land and waterways in the 1930s. ऑल इंडिया किसान सभा कब होता है? ऑल इंडिया
ये 1936 में होता है लखनऊ में, और इसके फाउंडर होते हैं स्वामी सहजानंद। 1936 में 11 अप्रैल 1936, 1930s में आ जाएगा क्योंकि 31 to 40 1930s में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ टेनेंट्स ऑफ लैंड इन बंगाल एंड बिहार वर गिवन बाय द बंगाल टेनेंसी एक्ट इन 1885, और 1885 में ही आईएनसी की स्थापना की जाती है एओ हिम के द्वारा। और डेट होता है 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1932, कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तो 1930 में पहला हुआ था, 31 में दूसरा, और 32 में क्या तीसरा हुआ था। नवंबर 1932 से 24 नवंबर 1932 तक हुआ था। इंडियन princely state were represented by princes and Bimar. British Indians were represented by Aga Khan. और इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड लेबर पार्टी डिसाइडेड नॉट टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और लेबर पार्टी क्या है, इसमें नहीं जाती। व्हाइट पेपर इशू किया गया था थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट के द्वारा। इसी व्हाइट पेपर के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है पास किया गया था। One of the popular beliefs in Bihar during the non-cooperation movement of the 1922 was the victory would come to them because Gandhiji knew the ways to defeat the English. Next question है, who among the following was the peasant leader from Bihar? peasant leader कौन थे? तो विद्यानंद थे और सहजानंद थे। तो 1 and 2 हो जाएगा इसका आंसर। धर्म के प्रतीक थे। तो क्या हो जाएगा, धर्म के प्रतीक थे, एपिटोम ऑफ धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो वन। निम्नलिखित में से कौन से बिहार से किसान नेता थे? अच्छा, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, तो 1 and 2 हो जाएगा। और ये क्या है, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है उसमें लीड करते हैं किसानों को। और सहजानंद क्या है, इसके बाद फिर जो होता है बकास मूवमेंट और भी जितने ऑल इंडिया प्रोविंशियल किसान सभा, इनको क्या है, ये लीड करते हैं। तो 29 में क्या है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑल इंडिया, ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। इसके बाद बकास मूवमेंट भी करते हैं 1937-38 में। और 36 में क्या है, ऑल इंडिया किसान सभा होता है। ठीक है। इन विच एरिया वाज द राहुल संकीर्तन वाज एक्टिव इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ द 1920? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा छपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following statement is correct? In 1857, the Maharaja of Darbhanga, Dumrao and Hathwa and their fellow landlord helped English with the men and money. हाँ, दोनों men और money दोनों से किया था। Who highlighted the plight of the peasants of Champaran by writing under pseudonyms like दुखी दुखी आत्मा and दुखी हृदय? इसने लिखा था पीर मोहम्मद मुनिस ने, पीर मोहम्मद मुनिस ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्स के हैं, तो आगे बढ़ते हैं 130 से देखते हैं। Loaves are obtained from which of the following part of the plant? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राइड फ्लावर बर्ड्स, और ड्राइड फ्लावर
बर्ड से निकलते हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन क्या है, आगे भी पूछा जा चुका है, क्लोव्स किस चीज के पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड विद, ऑन्कोजीन्स क्या है, कैंसर से एसोसिएटेड है। जीन्स जो है, ऑन्कोजीन्स वही जीन्स हैं जो कैंसर को काउज करते हैं, और कार्सिनोजीन्स जो है केमिकल हैं जो काउज करते हैं कैंसर, और ऑन्कोजेनिक वायरसेस वायरस हैं जो करते हैं काउज कैंसर। तो चलते हैं आगे। हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है, और टाइफाइड क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ट्यूबरकुलोसिस भी क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटासियम। जी हाँ, सबसे पहले पोटासियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम। सबसे पहले पोटासियम, उसके बाद सोडियम, फिर लिथियम, और उसके बाद फिर बेरियम, स्टोनियम और कैल्शियम। वो सिंथेसाइज द डीएनए इन विट्रो, तो इसका आंसर होगा आर्थर कुनबर्ग। आर्थर कुनबर्ग क्या सिंथेसाइज करते हैं डीएनए विट्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फिशनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब ड्रॉप्ड एट नागासाकी जापान इन ईयर 1945, तो इसका आंसर होगा प्लूटोनियम। फिशनेबल मटेरियल यूज हुआ था बॉम्ब्स में जो नागासाकी में गिराया गया था, उसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ था। और ये कब हुआ था, 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज, तो ये थे कॉपर कॉपरनिकस। इन्होंने पहली बार बताया था कि अर्थ क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। कॉस्मिक रेज क्या है, चार्ज पार्टिकल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन सा पाया जाता है, तो कार्बन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज कैंसर एज वेल एज क्योर इट डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी और यूज, तो ये है आयोनाइज्ड रेडिएशन। आयोनाइज्ड रेडिएशन से काउज भी हो सकता है और क्योर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज 5 से 6 लीटर। टाइफाइड एंड कोलरा आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ, तो ये है टाइफाइड वाटर ब्रोन डिजीज, वाटर ब्रोन की वजह से होता है, यानी जल जनित रोग है, जल के द्वारा ये सब रोग क्या उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स जो क्या ट्रांसमिट होता है वाटर के थ्रू। बाथिंग के टाइम हो सकता है, वॉशिंग, ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग फूड एक्सपोज टू कॉन्टिमिनेटेड वाटर के द्वारा है, तो उससे भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ, तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था लियू वेन ह्वाइट ने। फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को, माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था हैंस एंड जेसेरियस जैनसिन ने, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस को किया था टेमिन ने, और बैक्टीरिया को किया था ल्यू वेन हॉक ने। चलिए आगे चलते हैं। रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स है, वो है एडेप्शन। लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू एडेप्शन, जो जैसे एडेप्ट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर क्या है, साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये है माइकोप्लाज्मा। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, हुआ था साउथ अफ्रीका में। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू द किडनीज पर मिनट में 1200 सीसी क्या है, ब्लड फ्लो करता है। प्लांट बर्ड क्या है, ये है एम्ब्रोइक शूट है।
प्लांट वर्ड क्या है, एम्ब्रॉइक शूट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स, तो इसका यूज होता है, तो यूज होता है ब्यूटेन का। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ अगर करेक्शंस होंगे तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लें।